मॉर्निंग। देखिए, हम क्लास 8th का हमारा इतिहास और नागरिक जीवन पार्ट पढ़ रहे थे। इसका पहला चैप्टर हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 2 पेजेस पढ़ लिए थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन, उन्होंने क्या क्या किया, किस किस तरह से उन्होंने अपने व्यापार को आगे बढ़ाने की कोशिश की, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, कुतुबनुमा के बारे में पढ़ा था, वास्को डी गामा और कोलंबस के बारे में जाना था। आज हम इसके आगे से पढ़ेंगे यूरोपीय व्यापार। ठीक है, और पाठ को पढ़ते वक्त ही मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी, जिसको आपको साथ साथ ही नोट कर लेना है, और उनके आंसर भी मैं बताती जाऊंगी, वो भी आप नोट कर लीजिए। आपके पास बुक है तो अपनी बुक से भी इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यूरोपीय व्यापार, इन्होंने पहले तो ये इनका आगमन हुआ, इन्होंने व्यापार शुरू किया, और जब व्यापार शुरू किया तो बाकी लोग जो व्यापार कर रहे थे उनको लगा कि इनको अगर हटा दे तो हमको मुनाफा मिलेगा सारा। फिर उन्होंने इन यूरोपीय शक्तियों के व्यापार में हिस्सेदारी को रोक दी, मतलब आने जाने के रास्ते रोक दिए। तो यूरोपीय व्यापारियों ने देश के अन्य राजा रानियों की मदद से समुद्री मार्ग की खोज की, और फिर से इनका व्यापार शुरू हो गया। ठीक है, तो पुर्तगालियों ने क्या किया था, हिंद महासागर के माध्यम से होने वाले व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया था। उन्होंने जो हिंद महासागर से होकर रास्ता जाता था, उस रास्ते से जो व्यापार होता था उस पर अपना अधिकार कर लिया था, मतलब अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। सबसे पहले यही लोग पहुंचे थे। वास्को डी गामा पुर्तगाल का ही रहने वाला था, तो इनके पहुंचने की वजह से इनका एकाधिकार हो गया था, ये शक्तिशाली हो गए थे। वे सोना चांदी लाते और हमारे देश से सूती, रेशमी कपड़े और विभिन्न मसाले ले जाते थे। सोना चांदी लेकर आते थे और हमारे देश से क्या लेकर जाते थे, सूती, रेशमी कपड़े और विभिन्न मसाले ले जाते थे। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भारत में मसालों की पैदावार काफ़ी अच्छी होती थी, और यहाँ के मसालों की खुशबू सबको बहुत पसंद आती थी, और विदेशों में ये बहुत ऊंची कीमत पर बिकते थे। इससे बहुत मुनाफा मिलता था और बहुत मुनाफा कमाते थे। तो पुर्तगाली किन चीज़ों के व्यापार से बहुत मुनाफा कमाते थे? सूती, रेशमी कपड़े और विभिन्न मसालों के व्यापार से वे बहुत मुनाफा कमाते थे। पुर्तगाल की मजबूत नौसेना के कारण, नौसेना मतलब जो समुद्र में सेना तैनात होती है, अपने समुद्री सीमाओं की देखभाल करती है, वो नौसेना कहलाती है। ठीक है, मजबूत नौसेना, और पुर्तगाल के पास मजबूत नौसेना थी, मतलब जल सेना। इस कारण हिंद महासागर से कोई दूसरा देश पुर्तगाल की इजाजत के बिना अपना जहाज नहीं ले जा सकता था। देखिए, जो कुस्तुनतुनिया में इन लोगों के साथ हुआ था, तुर्कों ने अधिकार कर लिया था कुस्तुनतुनिया पे, तो वो जाने नहीं देते थे, तो वही काम इन्होंने भी किया। पुर्तगालियों ने क्या किया, हिंद महासागर पर कब्जा कर लिया, मतलब उस रास्ते पे कब्जा कर लिया, और इतनी मजबूत सेना थी इनकी कि कोई दूसरा इनसे लड़ाई करके भाई कौन मुसीबत मोल ले, तो बिना इनकी इजाज़त के कोई दूसरा देश अपना जहाज वहाँ से ले नहीं जा सकता था। वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के बाद एक एक करके हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के व्यापारी भारत आने लगे। जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा तो उसके बाद फिर हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के व्यापारी भी भारत आने लगे। अब देखिए, अब धीरे धीरे लोगों का, मतलब यूरोपीय शक्तियों का ही जब भारत में व्यापार बढ़ने लगा, तब हुआ क्या, व्यापार के लिए लंबी यात्रा करने वाले जहाज, नाविक तथा धन, तीनों साधन का ही बहुत महत्व था। तो व्यापार के लिए किन चीज़ों का बहुत महत्व था? एक तो लंबी यात्रा करने वाले जहाज, ऐसे जहाज जो ज़्यादा दूरी तक जा सके, उनमें कोई खराबी ना है। नाविक, ऐसे नाविक जो लंबी दूरी की यात्रा तय कर सकते थे, मतलब शारीरिक रूप से या मानसिक किसी भी तरह से वो कमज़ोर ना हो। और धन, पैसे की तो हर जगह ज़रूरत होती है, इन तीनों का बहुत महत्व था। तो इन तीनों को प्राप्त करने के लिए कुछ अमीर यूरोपीय व्यापारियों ने, कुछ अमीर जो व्यापारी थे, उन्होंने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। अब देखिए, यूरोपीय व्यापारियों ने व्यापारिक कंपनियों की स्थापना कब प्रारंभ की? प्रश्न क्या बनता है, यूरोपीय व्यापारियों ने भारत में व्यापारिक कंपनियों की स्थापना कब की? 17वीं शताब्दी की शुरुआत में, यानी कि 1600 से 1670 के बीच इन्होंने व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। व्यापारिक कंपनी का क्या अर्थ है? प्रश्न ये भी बनता है कि व्यापारिक कंपनी का क्या अर्थ है? तो व्यापारिक कंपनी का अर्थ है व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी का होना।
कंपनियों का क्या अर्थ है कि व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी का होना। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत ज़्यादा पैसा है उसमें लग रहा है, तो अगर किसी के पास कम है तो 2 लोग 3 लोग मिलकर उस बिजनेस को करते हैं, फिर जो भी उससे मुनाफा होता है उसमें उनकी लागत के हिसाब से उनमें मुनाफा बांट दिया जाता है। जैसे किसी ने हमारे व्यापार में आधा पैसा लगाया है तो मुनाफे में से आधे का हिस्सेदार है। किसी ने अगर 1/4 लगाया है तो जितना हमारा मुनाफा होगा उसके 4 भाग होंगे और जो 1 हिस्सा होगा वो उस व्यक्ति को दिया जाएगा। ठीक है, सभी हिस्सेदार व्यापार में अपनी अपनी पूंजी लगाते थे। सभी साझेदार जो है वो व्यापार में अपनी पूंजी लगाते थे। जैसे कि मैंने बताया आपको अभी कि मान लीजिए 100 रुपये का बिजनेस है, ठीक है, सपोज कर लीजिए 100 रुपये का बिजनेस है, किसी ने 10 रुपया दिया तो उसने 10% उसका हिस्सा हो गया। किसी ने 50 दिया तो वो आधे का मालिक हो गया, 50 रुपये दिए तो आधे का हो गया। किसी ने 5 ही रुपये दिए तो वो 20% का, यानी कि मान लीजिए 100 रुपया बिजनेस में लगाया और 100 रुपये का मुनाफा हुआ, तो जिसने पैसा 50 रुपये लगाया था उसको उस मुनाफे में से भी 50 रुपये मिलेगा। जिसने 10 रुपये लगाया था उसको 10 रुपये मिलेगा, जिसने 5 रुपये लगाया था उसको 5 रुपया मिलेगा। तो जो जिस हिसाब से पूंजी लगाता था उसको उस हिसाब से जो मुनाफा मिलता था उसमें से हिस्सेदारी मिलती थी। ठीक है, अब देखिए हॉलैंड में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, हॉलैंड में कौन सी कंपनी बनी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और फ्रांस में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। ठीक है, अब प्रश्न आपका बनता है हॉलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस में बनी कंपनियों के क्या नाम थे? तो हॉलैंड में बनी कंपनी का नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड में बनी कंपनी का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस में बनी थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इस प्रश्न को ऐसे भी बना सकते थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस देश की थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी हॉलैंड की थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की थी? ये फ्रांस की थी। अब देखिए ये जो बॉक्स बना है ये इंपॉर्टेंट है कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम। भारत में सबसे पहले कौन सी यूरोपीय कंपनी आई? पुर्तगाली कंपनी 1498 में। फिर अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में आई। फ्रांसीसी 1664 में। तो ये क्रम आप याद कर लें और इसके हिसाब से प्रश्न बना लें। अब देखिए यहाँ पर आया भारत में सबसे पहले व्यापार करने कौन सी कंपनी आई? इसका उत्तर यही मिल गया आपको। सबसे पहले भारत में सबसे पहले व्यापार करने पुर्तगाली कंपनी आई सन 1498 ईस्वी में। अब आने के बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने पश्चिमी समुद्र तट पर गोवा, दमन दीव में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। ठीक है, पुर्तगालियों ने अपने व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किए? गोवा, दमन दीव में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। विदेशी कंपनियों के इन व्यापारिक केंद्रों को कोठी कहा जाता था। अब ये जो केंद्र स्थापित होते हैं ना, इनको कोठी कहा जाता था। तब प्रश्न आता है कि कोठी किसे कहा जाता था या फैक्ट्री? कोठी या फैक्ट्री किसे कहते थे? तो व्यापार करने आई कंपनियों के व्यापारिक केंद्रों पर प्रश्न बन। तो मैंने बताया आपको कि कोठी किसे कहा जाता था। उत्तर सुन लीजिए, भारत में व्यापार करने आए विदेशी कंपनियों को, भारत में व्यापार करने आई विदेशी कंपनियों के व्यापारिक केंद्रों को, व्यापार करने आई विदेशी कंपनियों के व्यापारिक केंद्रों को कोठी कहा जाता था। ठीक है, देखिए यहाँ पे फैक्ट्री की परिभाषा भी दी है। फैक्ट्री शब्द का प्रयोग व्यापारिक केंद्रों में स्थापित कार्यालय अथवा कोठी से है। ठीक है, फैक्टर शब्द का अर्थ है एजेंट और कंपनी की ओर से काम करने वाले व्यापारी जिस कोठी में कार्य करते थे उसे फैक्ट्री कहा जाता था। यूरोपियों की बस्तियों के लिए भी सैनिक रखे जाते थे। अब उन लोगों की बस्तियों के लिए भी सैनिक रखे जाते थे क्योंकि वो तो दूसरे देश में ना, तो उन लोगों के मन में डर हमेशा रहता था कहीं कोई हादसा ना हो जाए। तो इस तरह इन कोठियों की रक्षा किलों की तरह होती थी और इन किलों की सुरक्षा के लिए यूरोपीय व्यापारियों के सशस्त्र सैनिक तैयार रहते थे। अब देखिए शुरुआत यहीं से हो गई थी भारत को गुलाम बनाने की। इन्होंने एक सैनिक किस लिए रखे थे? अपनी कोठियों की सुरक्षा के लिए। और धीरे धीरे इन सैनिकों की संख्या बढ़ती गई। मतलब भारत में इन्होंने सैनिकों को बुला बुला के अपनी ताकत बढ़ा ली, जिसे कहते हैं ना धीरे धीरे सेंध लगाना। तो इन्होंने शुरुआत यहीं से की थी।
अपने व्यापार से ही शुरुआत की थी। व्यापार से शुरुआत की, फिर इनको फैमिली मेंबर मतलब घर के लोग आए और काम करने वाले आए, फिर उनके घर के लोग आए, फिर उनकी सुरक्षा की चिंता इन लोगों को होने लगी, भाई हम दूसरे देश में हैं तो कहीं कोई हादसा ना हो जाए, इसलिए थोड़े बहुत सैनिक आए। फिर हो सकता है कभी चुटपुट झगड़े वगैरह की घटना हुई हो तो उसको दिखाकर उन्होंने फिर सैनिक शस्त्र वाले मतलब हथियार के सहित सैनिक बुलाए। तो इस तरह से इन्होंने भारत को गुलाम बनाने की रणनीति तैयार कर ली थी। वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के बाद एक एक करके हॉलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस के व्यापारी जल के रास्ते भारत आने लगे थे। वास्को डी गामा आया और अपने साथ सारी मुसीबत लेकर आया, क्योंकि उसके आने के बाद ही ये लोग, न इसने समुद्री रास्ता खोजा होता और ना ही ये लोग आते। अब लेकिन एक और बात है, अगर इसने नहीं खोजा था तो किसी और ने खोजा होता, क्योंकि दिमाग में तो सबके रहता है ना कि हम कुछ ना कुछ नया खोजें। तो वास्को डी गामा नहीं आता तो कोई और गामा आता। तो हॉलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस के व्यापारी आने लगे। अब इस समय तक हिंदुस्तान के किसी भी शासक ने नौसेना तैयार करने की बात सोची तक नहीं थी। इस समय तक मतलब 17वीं शताब्दी में हिंदुस्तान के जितने भी शासक थे ना, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि हमें जो पानी की सीमा है, जो जल की सीमा है, उसकी भी सुरक्षा की आवश्यकता है। उसमें जल में युद्ध करने वाले सैनिकों की भी आवश्यकता पड़ सकती थी। तो उन्होंने नौसेना तैयार किया ही नहीं था। हॉलैंड निवासियों ने, जो डच कहलाते थे, हॉलैंड निवासी क्या कहलाते थे? डच। इन्होंने कालीकट, कोचीन, नागापट्टनम तथा चिनसुरा में व्यापारिक केंद्र खोले। देखिए प्रश्न बन रहा है आपका यहाँ, हॉलैंड निवासियों ने व्यापारिक केंद्र कहाँ खोले, फ्रांसीसियों ने अपने व्यापारिक केंद्र कहाँ खोले, अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक केंद्र कहाँ खोले? उत्तर यही इसी पैराग्राफ में है। हॉलैंड निवासियों ने कालीकट, कोचीन, नागापट्टनम तथा चिनसुरा में व्यापारिक केंद्र खोले। फ्रांसीसियों ने कहाँ खोले? फ्रांसीसियों ने मछलीपट्टनम, पौंडीचेरी, चंद्रनगर, माही स्थानों में अपने व्यापार के मुख्य केंद्र बनाए। अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेज तो और 10 कदम आगे निकले भाई। इन्होंने केवल समुद्र तक ही व्यापार नहीं सीमित रखा, सूरत में भी कैम्बे, अहमदाबाद, आगरा, भड़ौच, पटना, कासिम बाजार स्थानों पर व्यापारिक केंद्र बनाए, और सबसे अधिक इन्होंने ही बनाए, ब्रिटिश लोगों ने, जिनको अंग्रेज कहा जाता था। अब देखिए, भारत में यूरोप के सभी देशों के व्यापारी पुर्तगालियों के हाथ से व्यापार छीनने की होड़ में लगे रहते थे। अब यूरोप के जितने भी व्यापारी थे वो लोग क्या करते थे, मतलब सभी चाहते थे मुनाफा उन्हीं को मिले, तो वो लोग पुर्तगालियों के हाथ से व्यापार छीनना चाहते थे। तो पुर्तगाली चूंकि सबसे पहले आए थे तो पहले उनका वर्चस्व अधिक था, तो उनकी शक्ति भी अधिक थी, लेकिन धीरे 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 वे जो है कम होने लगे। तो कम कैसे हुए? देखिए, उनकी कोशिश रहती थी कि वो भारत में कम से कम कीमत देकर सामान खरीद सके। वो सोचते थे कि हम इनसे कम पैसा देकर सामान खरीद पाए, मतलब जो हमें सामान मिले वो और भी सस्ता मिले, फिर वे इस सामान को यूरोप में अधिक से अधिक दाम पर बेचकर खूब मुनाफा कमा सके। जब कम पैसे में खरीदेंगे और ज़्यादा में बेचेंगे तो मुनाफा ज़्यादा होगा। तो यही सोच सबकी रहती थी। फिर उन्होंने पाया कि सूरत, मसूलीपट्टनम जैसे बड़े बंदरगाहों पर जो सामान व्यापारियों द्वारा बिकने लाया जाता है वह महंगा मिलता है, कि बंदरगाह पे जो व्यापारी भारत के अंदर से सामान ला रहे हैं वो बंदरगाह पे महंगा मिलता है, इसलिए वो गांव में ही पहुंच गए। सीधे हम वहीं से लेंगे जहां से तुम ला रहे हो भैया, हम तुमको भी मुनाफा नहीं देंगे। तो वो व्यापारी गांव गांव में अपना आदमी और एजेंट भेजकर सीधे कारीगरों से माल खरीदने की कोशिश में रहते हैं ताकि सस्ता माल मिल सके। मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम किसी किराने की दुकान पे जाते हैं, हम चिप्स का पैकेट लेते हैं तो वो हमको 5 रुपये में मिलता है। अगर हम थोक से लाएंगे तो 4.5 रुपये मिलेगा, लेकिन अगर हम डायरेक्ट फैक्ट्री से लाएंगे तो वो हमको 3.5 रुपये में भी मिल सकता है। तो वही काम इन्होंने भी किया। यूरोप के व्यापारियों ने क्या किया, गांव से जहां से बाकी व्यापारी सामान लाते थे सीधे वहीं अपने एजेंट भेज दिए ताकि हमको सस्ता माल मिल सके। समय के साथ पुर्तगाली नौसेना और किलों की ताकत अंग्रेज, डच और फ्रांसीसियों से कई मुकाबलों में कारण कमजोर पड़ गई। मतलब शुरू में तो काफी ताकतवर नौसेना थी पुर्तगाल की, लेकिन बाद में अंग्रेज, डच और फ्रांसीसियों से उनकी सेना कमजोर हो गई और उनकी ताकत भी कमजोर हो गई। और कुछ समय तक किसी एक का, शुरू में किसी भी एक यूरोपीय देश का भारत के व्यापार पर एकाधिकार नहीं हो पाया था। ठीक,
वो तो बाद में इन लोगों के युद्ध हुए तो जो जीता उन्होंने एक आधार किया। तो इस प्रकार यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसमें कुछ प्रश्न आपको बनाने हैं, जैसे जो मैंने अभी बताया वो प्रश्न बना लीजिएगा, उनके उत्तर लिख लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आए तो वीडियो को बैक करके देख के फिर से उत्तर लिखिएगा और आगे का चैप्टर पढ़ के आइएगा ताकि हम आगे अपना चैप्टर कंटिन्यू कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।